नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म आरएएस कैप्सूल में। हमारी जो मेले एवं त्योहार की सीरीज चल रही थी, उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और जो भी क्वेश्चन बच गए हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। गणगौर के संबंध में हमें विचार करना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। यह चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र शुक्ल तृतीया तक 18 दिन तक चलता है। ये स्टेटमेंट सही कह रहा है। चैत्र कृष्ण एकम से लेकर के चैत्र शुक्ल तृतीया तक कितने दिन चलता है? 18 दिन। तो चैत्र कृष्ण एकम से लेकर के और अमावस्या तक हो गए 15 दिन, और उसके बाद में शुक्ल तृतीया यानी कि 3 दिन और हो गए, तो टोटल कितने दिन हो गए? 18 दिन तक ये चलता है। इसमें गण का अर्थ है शिव और गौर का अर्थ है पार्वती, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। गिंदोली के गीत जो है इस पर्व पर गाए जाते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इस प्रकार से ए बी एंड सी तीनों के तीनों सही है ना। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं व्याख्या के बारे में। तो ये जो गणगौर है ये सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार है। गण गण का अर्थ होता है ईश्वर या फिर शिव भी कह सकते हैं, और गौर का अर्थ होता है पार्वती। क्या होता है? पार्वती, है ना। तो ये सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार है। तो आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक गीतों वाला कौन सा त्यौहार है, तो हम बता देंगे कि गणगौर जो त्यौहार है ये सर्वाधिक गीतों वाला है, जिसमें गण का अर्थ होता है ईश्वर, और जो भगवान शिव के लिए यूज होता है। गौर या ईश्वरी जो है इसका अर्थ क्या होता है? पार्वती होता है। उद्देश्य क्या है? तो कुंवारी कन्याएं जो है योग्य वर के लिए, जबकि विवाहित महिलाएं जो है वो अखंड सौभाग्य के लिए व्रत करती है। और यह पार्वती के गौने का जो है सूचक है। किसका सूचक है? तो ये पार्वती के गौने का क्या है? सूचक है। इसमें क्या होता है कि अविवाहित लड़कियां जो होती हैं वो योग्य वर के लिए, और विवाहित महिलाएं जो होती हैं वो अपने अखंड सुहाग के लिए ये व्रत करती है। इसमें होली के राख से बने पिंड जो होते हैं, जिनको हम लोग केक के नाम से जानते हैं, और जौ के जो बीज होते हैं उनकी की जाती है पूजा। किसकी पूजा की जाती है? सॉरी, इसमें होली की राख से बने हुए जो केक होते हैं जिनको पिंडियाँ या पिंड कहते हैं, और जौ के बीज जो होते हैं उससे पूजा की जाती है। गिंदोली कौन थी? तो ये अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री थी, जिसे जगमाल जो है ये लेकर के आ गया था, है ना। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानकारी लेनी है तो आप सर्च कर लेना कि गिंदोली की कहानी, तो आप लोगों को इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे देंगे। अभी हम अगर इसके बारे में डिस्कशन करने बैठेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हमारा जो टारगेट है वो कम समय में अधिकतम जानकारी लेना है ना। तो हमने जैसा कि पढ़ा, गिंदोली थी कौन? तो गिंदोली थी अहमदाबाद के सूबेदार थे महमूद बेग, उनकी पुत्री थी गिंदोली। इसके गीत गाए जाते हैं, और गिंदोली जो थी इसको जगमाल जो है वो लेकर के आ गया था। ठीक है, ये क्यों लेकर आया था तो इसके बारे में आप लोग जब गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा, है ना। नेक्स्ट है सूची को सुमेलित करनी है ना। तो डायरेक्ट व्याख्या देख लेते हैं इसमें, ताकि कम समय में अधिकतम जानकारी हमारी कवर हो जाए। जयपुर जो है यहाँ पर गणगौर की निकाली जाती है सवारी। आपसे पूछ लेंगे कि गणगौर की सवारी जो है कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये है जयपुर की प्रसिद्ध। जयपुर की गणगौर की सवारी जो है वो है सर्वाधिक प्रसिद्ध। जबकि गुलाबी गणगौर की बात करें तो ये नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो सर ये है नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, जो कि चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन मनाई जाती है ना। गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन, जबकि वैसे अगर गणगौर पूछ ले तो ये चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन मनाई जाती है। जब लास्ट दिन होता है तो उस दिन क्या है कि ये गणगौर मनाई जाती है। और जबकि आपसे पूछ लेती है कितने दिन तक चलता है, तो ये चलता है चैत्र कृष्ण एकम से लेकर के चैत्र शुक्ल तृतीया तक। ठीक है। गुलाबी गणगौर के बारे में जैसा कि हमने बता दिया, नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है और चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। धिंगा गणगौर के बारे में अगर पूछ ले तो ये उदयपुर में महाराणा राज सिंह जो है इनके समय में शुरुआत होती है। धिंगा गणगौर की शुरुआत कहाँ पर होती है? तो सर ये होती है उदयपुर में, तो होती है महाराणा राज सिंह के समय में, है ना। उदयपुर में महाराणा राज सिंह के समय में होती है। ठीक है, किनके समय में होती है? महाराणा राज सिंह के समय में। जोधपुर में लगता है धिंगा गणगौर का मेला। ठीक है, और कब लगता है? तो ये बैसाख कृष्ण तृतीया के दिन ही लगता है। धिंगा गणगौर जो है ये बैसाख कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। केवल आपसे पूछ ले कि धिंगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो हम बता देंगे कि धिंगा गणगौर जो है ये है उदयपुर की प्रसिद्ध। जबकि मेला पूछ ले तो मेला लगता है जोधपुर में, है ना।
धिंगा गणगौर उदयपुर की प्रसिद्ध है। मैं आप लोगों को बार बार इसलिए समझा रहा हूँ ताकि इससे संबंधित अगर प्रश्न आता है तो आपका गलत नहीं हो। तो धिंगा गणगौर देख लेते हैं। उदयपुर की प्रसिद्ध है। बैसाख कृष्ण तृतीया के दिन मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? बैसाख कृष्ण तृतीया के दिन। जोधपुर के जो महाराणा थे राज सिंह, इनके समय में इसकी शुरुआत होती है। जबकि आपसे पूछ ले कि धिंगा गणगौर का मेला कहाँ का लगता है, तो ये लगता है जोधपुर के अंदर। ये भी बैसाख कृष्ण तृतीया के दिन ही लगता है। ठीक है। आपसे पूछ ले कि बिना गवर का गणगौर कहाँ का प्रसिद्ध है? बिना गवर की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो यह है बीकानेर की। यहाँ पर केवल और केवल ईसर की सवारी निकाली जाती है। किसकी सवारी निकाली जाती है? ईसर की। जबकि बिना ईसर की पूछ ले तो यह है जैसलमेर की, जहाँ पर केवल और केवल गवर की निकाली जाती है सवारी, है ना। बिना गवर की गणगौर पूछ ले तो यह है बीकानेर की, और ये चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन ही आती है ये, है ना, चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन। जबकि बिना ईसर की गणगौर पूछ ले तो ये आती है जैसलमेर में, और ये अगले दिन मनाई जाती है। जब गवर बिना गवर की मना ली जाती है, यानी कि चैत्र शुक्ल तृतीया को, तो ये अगले दिन यानी कि चतुर्थी को मनाई जाती है बिना ईसर की गणगौर। ये मनाई जाती है कहाँ की? जैसलमेर के अंदर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अक्षय तृतीया के बारे में। ठीक है, यहाँ तक की सारी आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखने वाले अक्षय तृतीया के बारे में, जिसको अखातीज के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में हमें अक्षय तृतीया, जिसको अखातीज भी कहते हैं, इसके बारे में कौन सा कथन सही है ये देखना है। ये वैसे सारे कथन सही है ना। इस दिन जो है बीकानेर की स्थापना की गई थी। अखातीज के दिन बीकानेर की स्थापना होती है। किसान जो है 7 अनाजों के साथ में खेत में बुआई शुरू करते हैं। किसान क्या करते हैं? 7 अनाजों के साथ में खेतों में बुआई जो है वो कर देते हैं शुरू। कितने अनाजों के साथ में? 7 अनाजों के साथ में। इसे अबुझ साव माना जाता है। इस दिन जो है अगर विवाह करना हो तो इस दिन बिना मुहूर्त पूछे सीधा शादी कर दी जाती है ना। और ये सर्वाधिक बाल विवाह के लिए प्रसिद्ध है। अक्षय तृतीया जो है इस दिन क्या होता है? सर्वाधिक क्या होता है? बाल विवाह। व्याख्या देख लेते हैं। अक्षय तृतीया ये आती है बैसाख शुक्ल तृतीया को। कब आती है? बैसाख शुक्ल तृतीया को आती है। बीकानेर की स्थापना इसी दिन हुई थी। इस कारण से यहाँ पर जो है पतंगें उड़ाई जाती है। बीकानेर में क्या उड़ाई जाती है? पतंगें उड़ाई जाती है। ठीक है। किसानों के द्वारा हल चला करके 7 अनाजों की बुआई का आरंभ किया जाता है। नववर्ष के बारे में देख लेते हैं। ये कब आता है? चैत्र शुक्ल एकम को नववर्ष अर्थात वर्ष प्रतिपदा होता है। इसी दिन जो है ब्रह्मा जी जो है इन्होंने सृष्टि की रचना की थी। नववर्ष जो है इस दिन ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी जो है इन्होंने सृष्टि की रचना की थी। कब की थी रचना? चैत्र शुक्ल एकम को। उसके बाद में बुद्ध पूर्णिमा, जिसको हम लोग पीपल पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पीपल पूर्णिमा के नाम से। व्याख्या देख लेते हैं। पीपल पूर्णिमा, जिसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, इसके बारे में का मेला कहाँ नहीं बढ़ता है? तो इनका मेला कामाडीग में नहीं बढ़ता ना, यहाँ पर नहीं बढ़ता। इसको हम लोग कट कर देते हैं। और कहाँ कहाँ पर बढ़ता है ये देख लेते हैं। मातृकुंडिया चित्तौड़ में बढ़ता है, गौतमेश्वर प्रतापगढ़ में बढ़ता है, बाणगंगा बैराठ में बढ़ता है। इस दिन क्या होता है कि बुद्ध जो है इनका जन्म हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म हुआ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति भी बुद्ध पूर्णिमा को हुई थी। मोक्ष भी इसी दिन इनको मिला था। पीपल वृक्ष जो है इसकी की जाती है पूजा, है ना। किसकी पूजा की जाती है? पीपल वृक्ष की। इस कारण से इसका नाम पड़ गया पीपल पूर्णिमा। इस दिन मेले कहाँ कहाँ पर लगते हैं? तो एक गोमती सागर मेला लगता है जो कि झालरापाटन में। आपसे पूछ लेंगे कि गोमती सागर जो मेला है ये कहाँ पर लगता है? तो सर ये लगता है झालरापाटन के अंदर, है ना। कहाँ पर लगता है? झालरापाटन जो है यहाँ पर लगता है। बैसाख पूर्णिमा जो है उसको बुद्ध पूर्णिमा मानते हैं ना। बैसाख की जो पूर्णिमा है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा के नाम से। इस दिन गोमती सागर मेला लगता है झालरापाटन में। मातृकुंडिया लगता है रश्मि चित्तौड़ में। मातृकुंडिया कहाँ पर लगता है? रश्मि चित्तौड़ में। गौतमेश्वर मेला लगता है अरनोद में। कहाँ लगता है? अरनोद प्रतापगढ़ जो है यहाँ पर लगता है। बाणगंगा लगता है बैराठ में। ठीक है। बाणगंगा मेला कहाँ पर लगता है? सॉरी ये लगता है बैराठ में।
आपसे पूछ ले कि गंगा दशमी, तो गंगा दशमी कब मनाई जाती है, तो ये मनाई जाती है ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को। कामाडीग जो है यहाँ पर लगता है मेला, ठीक है ना। तो हमने ये सारी की सारी जानकारी थी वो पढ़ ली है। गंगा दशमी के बारे में आपसे पूछ ले, आती कब है, आती है ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को। और गंगा दशमी का मेला पूछ ले, ये कामाडीग में पड़ता है। गंगा दशमी का मेला कामाडीग में पड़ता है। ये ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मनाई जाती है गंगा दशमी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला प्रश्न, सही युग्म कौन सा है, तो ये सारे के सारे सही है। निर्जला 11, सीधी व्याख्या पढ़ लेते हैं ना, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। निर्जला 11 की बात करें तो ये बिना जल के जो है व्रत किया जाता है। निर्जला 11 को क्या होता है कि बिना जल के व्रत किया जाता है। वट वृक्ष अमावस्या की बात करें तो ये जो ज्येष्ठ की अमावस्या आती है उसको वट वृक्ष अमावस्या के नाम से जानते हैं। और इस दिन जो है बरगद की होती है पूजा। किसकी पूजा होती है, बरगद की होती है पूजा, है ना। वट का मतलब ही होता है बरगद, बरगद का जो पेड़ होता है उसको वट बोलते हैं। इस दिन क्या होता है, बरगद के पेड़ की पूजा होती है। ये आती कब है, ये आती है ज्येष्ठ अमावस्या को, है ना। नाग पंचमी की बात करें हैं तो सर ये आती है श्रावण कृष्ण पंचमी को। मेला लगता है मंडौर जोधपुर के अंदर। मेला कहाँ पर लगता है, तो सर ये लगता है नाग पंचमी मेला मंडौर जोधपुर में, ठीक है। नाग पंचमी आती कब है, तो सर ये आती है श्रावण कृष्ण पंचमी को। मेला लगता है मंडौर जोधपुर के अंदर। हरियाली अमावस्या की बात करें तो इस दिन क्या होता है कि खीर मालपुआ का भोजन जो है ब्राह्मणों को करवाया जाता है। देखिएगा, हरियाली अमावस्या के बारे में बात कर लेते हैं। तो सर ये आती कब है, तो ये आती है आषाढ़ पूर्णिमा को, जिससे हम लोग व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, है ना। कब आती है, सॉरी ये हमने गलत, ये नहीं है, ये अलग हो गया ना। ये आती कब है, हरियाली अमावस्या जो है श्रावण की अमावस्या के दिन हम लोग हरियाली अमावस्या मनाते हैं, है ना। श्रावण की जो अमावस्या होती है उसे हम लोग हरियाली अमावस्या के दिन मनाते हैं। इसमें क्या होता है, खीर मालपुआ जो बनाए जाते हैं ब्राह्मणों को कराया जाता है भोजन। इसी दिन हरियाली अमावस्या जो है इस दिन कल्प वृक्ष मेला लगता है मंगलियावास में। कल्प वृक्ष मेला कहाँ पर लगता है, सर ये लगता है मंगलियावास में। मंगलियावास जैसा कि हमें पता है अजमेर में। मंगलियावास कहाँ पर है, अजमेर में है। यहाँ पर लगता है कल्प वृक्ष मेला। एक लगता है इसी दिन डिग्गीपुरी का राजा जो है इनका लगता है मेला। कहाँ पर लगता है, तो ये लगता है टोंक में। डिग्गीपुरी राजा जो है इनका भी मेला कब लगता है, हरियाली अमावस्या को। एक लगता है वीरपुरी मेला, ये लगता है मंडौर जोधपुर में। वीरपुरी का मेला कहाँ पर लगता है, सर ये लगता है मंडौर जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट हम लोग अगला त्यौहार पढ़ लेते हैं, वो है गुरु पूर्णिमा। तो सर ये गुरु पूर्णिमा आती कब है, ये आती है आषाढ़ की पूर्णिमा को। गुरु पूर्णिमा कब आती है, तो ये आती है आषाढ़ की जो पूर्णिमा है उस दिन हम लोग गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं, जिसको हम लोग व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, व्यास पूर्णिमा के नाम से भी इसको जानते हैं। अब अगला देख लेते हैं, जैन धर्म के त्योहारों के संबंध में मिलान करना है। तो वीडियो रोक करके आप पहले एक बार इसको हल कर ले, ठीक है। अब मैं करवाता हूँ हल। ऋषभ देव जयंती ये आती है चैत्र कृष्ण नवमी को। ऋषभ देव जी जैसे कि हमें पता है प्रथम तीर्थंकर थे। तो ऋषभ देव जयंती आती कब है, ये आती है चैत्र कृष्ण नवमी को। कब आती है, चैत्र कृष्ण नवमी जो है इस दिन आती है, ठीक है। एक सेकंड आप रुकेंगे। नेक्स्ट है महावीर जयंती कब आती है, सर ये आती है चैत्र शुक्ल 13 को आती है। महावीर जयंती चैत्र शुक्ल 13 को आती है। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, उनका जो होता है जन्म होता है। और ये मेला कहाँ पर लगता है, सर ये लगता है महावीर जी का मेला करौली के अंदर। महावीर जी का मेला कहाँ पर लगता है, करौली में लगता है। रोट तीज की बात करें तो यह है भाद्र शुक्ल तृतीया को। खीर और रोटी जो है इस दिन बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, खीर और रोटी। रोट तीज आती कब है, सर ये आती है
भाद्र शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को क्या आती है? रोटती जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग व्याख्या। और ये जो भी हमने पढ़े ये सारे के सारे जैन धर्म के त्योहार है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं पर्युषण पर्व और पड़वा ढोक के बारे में हमें देखना है। तो आप पहले हल कर लें, फिर मैं इसकी व्याख्या बता देता हूँ रोक करके, है ना। तो पर्युषण जो है इसका अर्थ होता है निकट बसना। पर्युषण का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है निकट बसना। ये भाद्रपद कृष्ण 12 से लेकर के भाद्रपद शुक्ल पंचमी तक चलता है। पर्युषण पर्व के बारे में बात कर लेते हैं। ये कब से कब तक चलता है? तो ये चलता है भाद्रपद कृष्ण 12 से लेकर के भाद्रपद शुक्ल पंचमी तक, है ना। भाद्रपद कृष्ण 12 से लेकर के भाद्रपद शुक्ल पंचमी तक कुल 8 दिन तक चलता है। पड़वा ढोक आश्विन कृष्ण एकम को क्षमा याचना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी सही है ना। इस दिन क्या होता है कि दिगंबर जैन समाज जो है वो क्षमा याचना दिवस के रूप में मनाता है पड़वा ढोक के दिन, है ना। व्याख्या देख लेते हैं। पर्युषण की बात करें तो ये जैन धर्म का महापर्व है। पर्युषण किसका महापर्व है? सर ये जैन धर्म जो है इनका महापर्व है। और अंतिम दिन जो है संवत्सरी कहलाता है। पर्युषण पर्व में जो अंतिम दिन है उसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग जानते हैं संवत्सरी पर्व के नाम से, है ना। अंतिम दिन क्या होता है? संवत्सरी पर्व होता है। पर्युषण का अर्थ निकट बसना होता है। पर्युषण का अर्थ क्या होता है? निकट बसना, ठीक है। 10 लक्षण पर्व की बात करें तो ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी से लेकर के 14 तक मनाया जाता है। 10 लक्षण पर्व भाद्रपद शुक्ल पंचमी से 14 तक। कब से कब तक है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी से 14 तक मनाया जाता है। पड़वा ढोक जो है इस दिन दिगंबर जैन समाज जो है इनका क्षमा याचना दिवस मनाया जाता है। और पड़वा ढोक आती कब आती है? आती है आश्विन कृष्ण एकम को, है ना। पड़वा ढोक जो है ये आती है आश्विन कृष्ण एकम को। कब आती हैं? आश्विन कृष्ण एकम के दिन पड़वा ढोक का त्यौहार मनाया जाता है। और ये दिगंबर जैन समाज जो है इनका क्या है? क्षमा याचना दिवस है। अगला प्रश्न है सिख धर्म के प्रवर्तक जो हुए गुरु नानक देव जी, इनके संदर्भ में सत्य कथन के बारे में देखना है। तो इनका जो जन्म होता है ये होता है 15 अप्रैल 1469 को। गुरु नानक जी का जन्म 1469 को होता है। कहाँ पर होता है? ये होता है ननकाना साहिब जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, यहाँ पर इनका जन्म होता है। इनका जो जन्मोत्सव है ये मनाया जाता है कार्तिक पूर्णिमा को। कब मनाया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा को। व्याख्या देख लेते हैं इससे संबंधित। गुरु नानक जो है ये थे सिख धर्म के संस्थापक, है ना। गुरु नानक जी जो है ये किसके संस्थापक थे? सर ये थे सिख धर्म के संस्थापक। इनका जन्म 1469 को होता है। कहाँ पर होता है? ननकाना साहिब पाकिस्तान में। और गुरु नानक जयंती के रूप में इनका जन्मदिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। गुरु गोविंद सिंह के बारे में हमें देखना है। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तो ये सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे, है ना। इनका जन्म होता है पटना के अंदर। जन्म कहाँ होता है? पटना में। और सिखों के ये अंतिम और 10वें गुरु थे। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जो है इसे आगामी गुरु जो है घोषित कर दिया, है ना। इन्होंने जो है जो गुरु ग्रंथ साहिब है इनका जो ग्रंथ है सिखों का, इसको जो है गुरु घोषित कर दिया और गुरु परंपरा जो थी इसको समाप्त कर दिया, है ना। व्याख्या देख लेते हैं। सिखों के अंतिम गुरु अर्थात 10वां गुरु भी कह सकते हैं ये थे गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म पटना बिहार में होता है। इन्होंने गुरु की जो देह परंपरा थी उसको समाप्त करके गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों का पवित्र ग्रंथ है उसको शाश्वत गुरु जो है घोषित कर दिया। इनका प्रकाश पर्व कब लगता है? तो ये लगता है पौष शुक्ल सप्तमी को, है ना। कब लगता है? पौष शुक्ल सप्तमी को, ठीक है। और इसी दिन जो है क्या होता है कि गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के रूप में मनाते हैं, है ना। पौष शुक्ल सप्तमी जो है ये क्या है? गुरु गोविंद सिंह जी जो है इनकी है जयंती। आपसे पूछा जा सकता है कि गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती कब मनाई जाती है? तो हम बता देंगे पौष शुक्ल सप्तमी को, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। लोहड़ी और जो बैसाखी त्योहार है इसके संबंध में हमें देखना है। लोहड़ी क्यों मनाया जाता है?
नई फसल आने की खुशी में 13 जनवरी को मनाई जाती है। आपसे पूछ लेंगे कि लोहड़ी पर्व कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 13 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? नई फसल आने की खुशी में। वैसाखी मनाई जाती है, इस दिन जो है खालसा पंथ की स्थापना होती है 13 जनवरी को। तो वैसाखी कब मनाई जाती है? 13 अप्रैल को। वैसाखी कब मनाई जाती है? 13 अप्रैल को। इस दिन क्या होता है कि खालसा पंथ जो है इसकी होती है शुरुआत। ठीक है, होती कब है? तो ये होती है 1699 को आनंदपुर साहिब, जो कि रोपड़ पंजाब में पड़ता है। यहाँ पर कहाँ पर होती है? आनंदपुर साहिब, जो कि रोपड़ पंजाब में, यहाँ पर होती है स्थापना। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लोहड़ी पर्व की बात करें तो ये 13 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि वैसाखी जो है ये मनाई जाती है 13 अप्रैल को। खालसा पंथ गुरु आनंदपुर साहिब रोपड़ पंजाब में, संस्थापक हमने पढ़ लिया। गुरु गोविंद सिंह जो है ये थे खालसा पंथ के संस्थापक, है ना। गुरु गोविंद सिंह जी जो है इन्होंने क्या किया? 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना की। इस कारण से इस दिन वैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, सिंधी समाज के कुछ त्यौहार हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सिंधी समाज के आराध्य देव झूलेलाल जी जो है इनके संदर्भ में मिलान करना है। चेटी चंड, जिसे हम लोग झूलेलाल जयंती के नाम से भी जानते हैं, ये मनाई जाती है चैत्र शुक्ल एकम को, है ना। चेटी चंड या झूलेलाल जयंती आपसे पूछ ले तो हम लोग बता देंगे चैत्र शुक्ल एकम को। कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल एकम को। इस दिन क्या है, जो झूलेलाल जी जो है इनका जन्म जो है वरुण देवता के रूप में हुआ था, है ना। इन्होंने वरुण देवता के रूप में, जो चेटी चंड जी जो है या झूलेलाल जी जो कह सकते हैं, इन्होंने क्या किया? वरुण देवता के रूप में अवतार लिया था। नेक्स्ट है असुचंड पर्व। ये मनाया जाता है फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को। कब मनाया गया? झूलेलाल जी जो है इस दिन क्या होता है कि अंतर्धान हो गए थे, है ना। झूलेलाल जी जो है इस दिन अंतर्धान हो गए, इस कारण से इस दिन असुचंड पर्व मनाया जाता है। किस दिन? फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को, है ना। कब मनाया जाता है? फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी जो है इस दिन क्या होता है कि झूलेलाल जी जो है ये अंतर्धान हो गए थे। व्याख्या देख लेते हैं। चेटीचंड पर्व, जैसा कि हमने पढ़ा, चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। इस दिन वरुण देवता के रूप में चेटीचंड जी ने अवतार लिया था। झूलेलाल जी ने सिंध प्रांत के अत्याचारी शासक मृख शाह जो है इनका वध किया था, है ना। इस कारण से चालीसा महोत्सव मनाया जाता है। झूलेलाल जी जो है इन्होंने सिंध प्रांत के अत्याचारी शासक थे मृख शाह, इनका वध कर दिया। वध करने के कारण इस दिन मनाया जाता है चालीसा महोत्सव। किस दिन? तो अभी बताते हैं आपको किस दिन मनाया जाता है चालीसा महोत्सव। ये टोटल 40 दिन तक चलता है, 16 जुलाई से लेकर के और 24 अगस्त तक मनाया जाता है ना। इसके बारे में वैसे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो अभी तो आप ऐसा याद रख लें कि झूलेलाल जी जो है इन्होंने सिंध प्रांत के जो अत्याचारी थे मृख शाह, इनका वध किया था। चलो अब हम देख लेते हैं असुचंड पर्व। ये मनाया जाता है फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को। कब मनाया जाता है? फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी के दिन असुचंड पर्व मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि झूलेलाल जी जो है इस दिन क्या होते, अंतर्धान हो गए थे। सिंधी समाज में चालीसा महोत्सव और थदड़ी के बारे में हमें जानकारी लेनी है, तो सीधी व्याख्या पढ़ लेते हैं ना। चालीसा महोत्सव 16 जुलाई से 24 अगस्त तक मनाया जाता है, 40 दिनों तक। 16 जुलाई से 24 अगस्त तक चालीसा महोत्सव है किनका त्यौहार? तो सर ये है सिंधी समाज का त्यौहार है ना। सिंधी समाज का त्यौहार है और ये मनाया जाता है 16 जुलाई से लेकर के 24 अगस्त तक मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेंगे थदड़ी या बड़ी सातम। ये आती है भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को। इस दिन सिंधी समाज जो है ये बास्योड़ा मनाते हैं। बास्योड़ा अर्थात ठंडा भोजन खाते हैं। थदड़ी सातम या बड़ी सातम की बात करें तो ये आती है भाद्रपद कृष्ण सप्तमी के दिन। कब आती है थदड़ी सातम? भाद्रपद कृष्ण सप्तमी के दिन। इस दिन सिंधी समाज जो है वो बास्योड़ा मनाता है। ठीक है, मुहर्रम के बारे में देखना है। अब मुस्लिम त्योहारों के बारे में हम लोग देखेंगे।
मुहर्रम के बारे में कौन सा गलत है ये देखना है ना। तो ये हिजरी सन का पहला महीना है, तो ये तो स्टेटमेंट एकदम सही बैठ रहा है ना। जो हिजरी सन है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, इसका पहला जो महीना होता है वो होता है मुहर्रम। मुहर्रम माह की जो 10 तारीख होती है, इस दिन ताजिए निकाले जाते हैं, है ना। मुहर्रम माह की 10 तारीख को ताजिए निकाले जाते हैं। इस दिन पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म तो नहीं हुआ था, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। तो फिर क्या हुआ, तो इमाम हुसैन जो है ये करबला के युद्ध में शहीद हो गए थे, है ना। 10 तारीख को जो इमाम हुसैन है ये करबला के मैदान में क्या हुए थे, शहीद हो गए थे। इस कारण से ताजिए निकाले जाते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। मुहर्रम हिजरी कैलेंडर का प्रथम महीना होता है। इस माह की 10 तारीख को पैगंबर मोहम्मद साहब जो है इनके नवासे जो थे, अर्थात दोहिते हम लोग कह सकते हैं, ये हुसैन जो कि इराक के करबला युद्ध में क्या हुए थे, शहीद हो गए थे, है ना। पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हुसैन जो है ये करबला नामक स्थान पर 10 तारीख को क्या होते, शहीद हो गए थे। इनकी याद में निकाले जाते हैं ताजिए। क्या निकाले जाते हैं सर, ताजिए निकाले जाते हैं। अब हमें मिलान करना है कौन सा कथन सही है इसके बारे में ना। तो आप वीडियो रोक करके हल कर ले और मैं इसकी करा देता हूँ व्याख्या। ईद मिलान दुल नबी जो है, जिसे 12 वफात के नाम से भी जानते हैं, ये मनाया जाता है रबी उल अव्वल की 12 तारीख को, है ना। रबी उल अव्वल माह जो है इसकी 12 तारीख को ईद मिलान दुल नबी या 12 वफात का जो त्यौहार है ये मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन पैगंबर मोहम्मद साहब जो है इनका जन्म होता है ना। ईद मिलाद ईद मिलान दुल नबी अर्थात 12 वफात जो है ये मनाया जाता है रबी उल अव्वल माह की 12 तारीख को। इस दिन पैगंबर मोहम्मद साहब जो है इनका होता है जन्म, ठीक है। और सब ए बारात की बात करें, सब ए बारात जो है ये साबान माह की 14 तारीख को मनाया जाता है। सब ए बारात कब मनाया जाता है सर, ये मनाया जाता है जो साबान महीना है उसकी 14 तारीख को मनाया जाता है। मोहम्मद साहब की ईश्वर से मुलाकात हुई ऐसा माना जाता है। क्या माना जाता है, मोहम्मद पैगंबर साहब जो है इनकी जो मुलाकात है वो आकाश में ईश्वर से हुई थी ऐसा माना जाता है। इस कारण से इस दिन सब ए बारात के रूप में मनाया जाता है। और भूलों पापों की माफ़ी की प्रार्थना करते हैं। मुस्लिम समाज जो है इस दिन क्या करता है कि भूलों और पापों की माफ़ी के लिए खुदा से क्या करता है, प्रार्थना करता है। नेक्स्ट है सब ए कद्र, ये मनाया जाता है रमज़ान महीने की 27 तारीख को। सब ए कद्र कब मनाया जाता है, तो रमज़ान का जो महीना आता है उसकी 27 तारीख को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है कुरान जो है ये आसमान से उतर गई थी। इस दिन क्या होता है, सब एक कद्र के दिन कुरान जो है ये आसमान से उतरी गई थी रमज़ान महीने की 27 तारीख को। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं मीठी ईद और बकरी ईद के बारे में, ठीक है। इसे आप हल कर लें और मैं करा देता हूँ इसकी डायरेक्ट व्याख्या, ठीक है। रमज़ान जो है ये है सबसे पवित्र महीना। मुस्लिम समाज जो है इनका सबसे पवित्र महीना अगर कोई है तो वो है रमज़ान महीना, है ना। कौन सा महीना है, रमज़ान महीना। इस महीने में जो है रोज़े, जिसको हम लोग उपवास कहते हैं, वो रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं, रोज़े रखे जाते हैं। ईद उल फितर की बात करें तो ये इसे सवैयों की ईद या फिर मीठी ईद के नाम से जानते हैं। ईद उल फितर जो है इसको और किस नाम से जानते हैं, तो ईद उल फितर जो है इसे सवैयों की ईद कहते हैं, इसको मीठी ईद भी कहते हैं। और रमज़ान माह में रोज़े रखे कितने दिन जाते हैं, तो 30 रोज़े रखे जाते हैं, है ना। 30 रोज़े रखे जाते हैं। उसके बाद में जस्ट अगला महीना आता है सवाल। सवाल महीने की जो 1 तारीख होती है, इस दिन जो है शुक्रिया के तौर पर मनाते हैं, है ना। शुक्रिया के तौर पर मुस्लिम समाज जो है सवाल महीने की 1 तारीख को मनाते हैं। उसके बाद है ईद उल जुहा, इसको हम लोग बकरा ईद के नाम से जानते हैं। ईद उल जुहा को और किस नाम से जानते हैं, बकरा ईद के नाम से। जिल ईद महीने की 10 तारीख को मनाई जाती है।
ईद उल जुहा कब मनाई जाती है सर? ये मनाई जाती है जिल हिज का जो महीना है उसकी 10 तारीख को मनाई जाती है। इस दिन क्या होता है कि हजरत इब्राहिम जो है वो अपने पुत्र इस्माइल की कुर्बानी देता है, इसकी याद में। हजरत इब्राहिम द्वारा अपने पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाई जाती है ईद उल जुहा। और ईद उल जुहा जो है इब्राहिम ने अपने पुत्र इस्माइल जो है इसकी कुर्बानी दी थी, इसकी कारण मनाया जाता है। ईसाई धर्म के त्योहारों का सही क्रम क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। जैसा कि क्रिसमस 25 दिसंबर को, ये स्टेटमेंट सही है। इस दिन ईसा मसीह जो है इनका जन्म होता है ना। ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक हुए ईसा मसीह, इनका जन्म होता है क्रिसमस के दिन, यानी कि 25 दिसंबर को इनका हुआ था, जन्म हुआ था। उसके बाद एक गुड फ्राइडे, जो कि ईसा मसीह को इस दिन जो है सूली पर लटका दिया था। गुड फ्राइडे जो है ये क्यों मनाया जाता है? तो सर ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, ईसा मसीह जो है इनको सूली पर लटका दिया था। गुड फ्राइडे जैसा कि नाम से पता चल रहा है, फ्राइडे यानी कि शुक्रवार, तो ये शुक्रवार के दिन गुड फ्राइडे मनाया जाता है। ठीक है। ईस्टर का जो त्यौहार है रविवार को ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह जो है ये पुनर्जीवित हो गए थे, इस कारण से ईस्टर का त्यौहार मनाया जाता है ना। इस दिन वार कौन सा था? तो ईस्टर के दिन वार था रविवार, है ना। ईसा मसीह जो है ईस्टर को हो गए थे पूरे पुनर्जीवित हो गए थे, और इस दिन जो वार था वो था रविवार। अब व्याख्या देख लेते हैं। क्रिसमस जो कि हमें पता है 25 दिसंबर को आता है, इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ। गुड फ्राइडे, जिस शुक्रवार को ईसा मसीह को क्या होता है, सूली पर चढ़ाया गया था। ईस्टर, सूली के बाद में तीसरे दिन यानी कि रविवार को ईसा मसीह जो है ये पुनर्जीवित हो गए थे। असूचन डे किसको बोलते हैं? तो ईस्टर के 40 दिन बाद में आता है असेंशन डे, है ना। कौन सा डे आता है? असेंशन डे आता है ईस्टर के 40 दिन बाद में, है ना। ईस्टर के 40 दिन बाद में क्या आता है? असेंशन दिवस आता है, ईसा मसीह के स्वेच्छा से स्वर्ग लोक चले जाने की उपलक्ष्य में, है ना। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह जो है इनके स्वेच्छा से स्वर्ग लोक चले जाने के उपलक्ष्य में असेंशन डे मनाया जाता है। अब हम लोग राजस्थान के धार्मिक मेलों की ओर रुख करेंगे। खेजड़ली मेले के बारे में लिखा हुआ है कि कौन सा जो कथन है इसमें से सही है, तो मैं करवा देता हूँ व्याख्या। यह विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। बिल्कुल सही बात है कि खेजड़ली जो वृक्ष मेला है ये विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली गांव जोधपुर में भरता है ना। कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली गांव जोधपुर में। खेजड़ली दिवस के बारे में बात करें तो ये 22 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। खेजड़ली गांव जोधपुर जो है यहाँ पर लगता है खेजड़ली का मेला। कब लगता है? सर ये लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, है ना। भाद्रपद महीने की शुक्ल दशमी को खेजड़ली वृक्ष मेला लगता है, और ये विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। 12 सितंबर को जो है मनाया जाता है खेजड़ली मेला। कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को। नेक्स्ट देख लेते हैं। मेलों के बारे में हमें मिलान करना है। फूटा देवल मेला जो है ये पड़ता है कानन गांव पालोत्रा के अंदर। क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल गलत है। तो फिर ये कहाँ लगता है? सर ये लगता है राजसमंद के अंदर, है ना। फूटा देवल जो मेला है ये कहाँ पर लगता है? सर ये लगता है राजसमंद में, है ना। फूटा देवल मेले की बात करें तो ये लगता है राजसमंद के अंदर। तो ये आप याद रखना है, राजसमंद के अंदर लगता है फूटा देवल मेला। तो सर ये कानन मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है कानन गांव बालोतरा के अंदर। कहाँ लगता है? कानन गांव बालोतरा के अंदर। जबकि बाबू महाराज का मेला लगता है धौलपुर के अंदर। व्याख्या देख लेते हैं। तो फूटा देवल मेला जो है ये लगता है राजसमंद में। परशुराम महादेव का जो मंदिर है ना, फूटा देवल मेला जो है कहाँ लगता है? परशुराम महादेव मंदिर है राजसमंद में, वहां पर लगता है ना। फूटा देवल मेला राजसमंद में लगता है, परशुराम महादेव मंदिर में। कानन मेला कहाँ लगता है? सर ये लगता है कानन गांव बालोतरा के अंदर। और कानन गांव जैसा कि हमें पता है ये गैर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। कानन मेला जो है इसमें गैर नृत्य किया जाता है। ठीक है। बाबू महाराज का मेला लगता है धौलपुर में। कब लगता है?
भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। कब लगता है? भाद्रपद महीने की शुक्ल द्वितीया को लगता है। नेक्स्ट है जैन समुदाय के सबसे बड़े मेले महावीर जी के बारे में देखना है। जैन समुदाय का क्या है? सबसे बड़ा मेला अगर कोई है तो वो है महावीर जी का मेला, है ना। तो यह चांदन गांव हिंडौन करौली में लगता है। कहाँ लगता है? महावीर जी का मेला लगता है चांदन गांव हिंडौन करौली में, है ना। महावीर जी का मेला कहाँ लगता है? चांदन गांव हिंडौन करौली में। ये गंभीरी नदी के किनारे पर लगता है। महावीर जी का मेला गंभीरी नदी के किनारे लगता है। चैत्र शुक्ल 13 से लेकर के वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक लगता है। चैत्र शुक्ल 13 से लेकर के वैशाख शुक्ल एकम तक जो है महावीर जी का मेला लगता है और ये जैन समाज का सबसे बड़ा मेला है। अब देखेंगे व्याख्या। ये लगता कहाँ पर है सर? ये लगता है चांदन गांव हिंडौन करौली के अंदर। महावीर जी का मेला कहाँ लगता है? चांदन गांव हिंडौन करौली में। गंभीर नदी जो है उसके किनारे। कौन सी नदी के किनारे? गंभीर नदी के किनारे। चैत्र शुक्ल 13 से लेकर के चैत्र कृष्ण एकम तक लगता है। कब से कब तक लगता है? चैत्र शुक्ल 13 से लेकर के वैशाख कृष्ण एकम तक, है ना। वैशाख कृष्ण एकम तक या प्रतिपदा भी कह सकते हैं। ये जैन समुदाय का है सबसे बड़ा मेला। बाड़मेर का स्थान है चोटन। यहाँ पर मेला लगता है, उसके बारे में हमें विशेषताएं बतानी है। तो सुइया मेला जो है पौष अमावस्या को पड़ता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। सुइया मेला लगता है पौष महीने की अमावस्या को। कब लगता है? पौष महीने की अमावस्या को। क्या इसको अर्धकुंभ भी कहते हैं? तो बिल्कुल कहते हैं। सुइया मेला चोटन बाड़मेर में लगता है। इसको हम लोग अर्धकुंभ के नाम से भी जानते हैं। विरात्रा माता का मेला नवरात्रों में पड़ता है, जो कि भोपा जाति की कुल देवी है। विरात्रा माता किन की कुल देवी है? तो यह है भोपा जाति की कुल देवी और नवरात्रों में लगता है मेला। ये सारे के सारे है कहाँ पर? तो ये है सारे के सारे जैसा कि हमने पढ़ा चोटन बाड़मेर में। कहाँ पर है? चोटन बाड़मेर में। व्याख्या देख लेते हैं। सुइया मेला जो कि चोटन बाड़मेर में पड़ता है। कब पड़ता है? तो पौष की अमावस्या को पड़ता है। कब पड़ता है? पौष महीने की अमावस्या को। इसे सुइया मेले को अर्धकुंभ के नाम से भी जाना जाता है। विरात्रा मेला जो कि लगता है चोटन के अंदर, जो कि विरात्रा माता जो है ये भोपा जाति की कुल देवी है। नवरात्रों में लगता है मेला। कब लगता है मेला? नवरात्रों में। अब हमें जो है मिलान करना है मेलों का, ठीक है। भरतरी मेला। भरतरी मेला लिखा हुआ है अलवर में लगता है। क्या ये सही है? तो यहाँ तक तो एकदम सही बैठ रहा है मामला। भरतरी मेला बढ़ता है अलवर के अंदर। तो फिर ये बढ़ता कब से कब तक है? ये बढ़ता है वैशाख और भाद्रपद शुक्ल की सप्तमी अष्टमी को, हाँ। सप्तमी और अष्टमी को जो है वैशाख और भाद्रपद महीने की तब लगता है भरतरी जी का मेला। ये लगता है अलवर में वैशाख और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी और अष्टमी को। जौहर मेला जो बढ़ता है ये बढ़ता है चित्तौड़गढ़ के अंदर चैत्र कृष्ण 11 को। कब बढ़ता है? चैत्र कृष्ण 11, चैत्र कृष्ण 11 को जौहर मेला बढ़ता है। कहाँ पर बढ़ता है सर? ये बढ़ता है चित्तौड़गढ़ में। लाल्या काल्या मेला बढ़ता है अजमेर के अंदर। लाल्या काल्या मेला कहाँ पर बढ़ता है? अजमेर में। कब बढ़ता है? तो ये बढ़ता है वैशाख शुक्ल 11 को, है ना। वैशाख महीना जो है वैशाख महीने की शुक्ल 11 को बढ़ता है। लाल्या काल्या मेला जो है ये बढ़ता है अजमेर में। कहाँ पर बढ़ता है सर? लाल्या काल्या जो मेला है ये अजमेर में बढ़ता है। यार ये स्टेटमेंट तो गलत है। वैशाख शुक्ल, एक मिनट आप रुकेंगे। तो लाल्या काल्या जो मेला है इसको हम लोग कट कर देंगे। ये सिर्फ अजमेर में बढ़ता है, इतना याद रख लेंगे। वैसे भी ऐसे मेलों की तारीखें या तिथियां पूछी नहीं जाती हैं। लालिया काले मेला सिर्फ इतना याद रख लेंगे कि अजमेर में बढ़ता है ना। व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या थोड़ी उटपटांग हो रखी है और फिर भी देख लेंगे हम लोग। भरतरी मेला अलवर में लगता है। कब लगता है? तो भाद्रपद और वैशाख की शुक्ल सप्तमी और अष्टमी को। जौहर मेला चित्तौड़गढ़ में चैत्र कृष्ण 11 को लगता है। नारायणी माता मेला लगता है अलवर में, है ना। नारायणी माता मेला आपसे पूछ ले तो हम लोग बता देंगे कि सर अलवर में लगता है। ये लगता है वैशाख शुक्ल 11 को, है ना।
ये हमने उठपटांग कर दिया था, ये यहाँ लगता है। नारायणी माता का जो मेला है ना, ये लगता है बैसाख शुक्ल 11 को अलवर में लगता है। नारायणी माता का मेला कहाँ लगता है? अलवर में लगता है। ये लगता है बैसाख शुक्ल 11 को। मुंडवा मेला आपसे पूछ ले तो ये लगता है नागौर के अंदर। मुंडवा मेला कहाँ लगता है? नागौर में। डोल मेला लगता है 12 में। डोल मेला कहाँ लगता है? 12 में। लालिया कालिया जैसा कि हमने पढ़ लिया अजमेर में, इसको हटा देते हैं। सैपऊ महादेव धौलपुर में। सैपऊ महादेव मेला लगता है धौलपुर के अंदर। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। अब कुछ पशु मेले भी है, इनके बारे में देख लेते हैं। राजस्थान में पशुपालन विभाग के द्वारा मेलों के बारे में सत्य कथन देखना है। राज्य में कुल 5, ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है ना। सर्वाधिक पशु मेले जो लगते हैं ये लगते हैं नागौर जिले के अंदर। व्याख्या देख लेते हैं। सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं? तो सर ये लगते हैं नागौर में लगते हैं। सर्वाधिक पशु मेले नागौर के अंदर लगते हैं। राजस्थान में पशुपालन विभाग जो है ये 10 राज्य स्तरीय पशु मेले जो है आयोजित करता है। कितने? 10। मलिनाथ पशु मेला जो है इसके बारे में हमें सत्य कथन देखना है। सत्य कौन सा है? पहला लिखा हुआ राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला है, ये सही है। मलिनाथ पशु मेला जो है ये है राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला। मलिनाथी पशु मेला राजस्थान का सबसे पुराना है पशु मेला। ये लूनी नदी के किनारे पड़ता है। लूनी नदी जो है इसके किनारे मल्लीनाथ पशु मेला पड़ता है। यहाँ थार पारकर और कांकरेज गौवंश जो है इनकी होती है बिक्री। किस किस की? थार पारकर और गौवंश की, है ना। थार पारकर और कांकरेज गौवंश जो है इनकी होती है बिक्री। ठीक है, थार पारकर और कांकरेज गौवंश की। अब हम देखेंगे व्याख्या। तो पहली बात तो ये है कि ये मेला लगता है तिलवाड़ा गांव बालोतरा के अंदर। मलिनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर लगता है। ये लगता है चैत्र कृष्ण 11 से लेकर के चैत्र शुक्ल 11 तक। हाँ, चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक लगता है। पर ये राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला है। राजस्थान का सबसे पुराना अगर कोई पशु मेला तो वो है मल्लीनाथ पशु मेला। जैसा कि हमने पढ़ा, लूनी नदी के किनारे थार पारकर और कांकरेज गौवंश नस्ल जो है इनकी होती है बिक्री। उसके बाद है मेरवाड़ा का कुंभ कहे जाने वाले पुष्कर मेले की मुख्य विशेषताएं देखनी है। तो पहली बात है ये राजस्थान का सबसे बड़ा रंगीन मेला है। मेरवाड़ा का कुंभ किसको कहते हैं? है ना, पुष्कर को कहते हैं। मेरवाड़ा का कुंभ, पहली बात ये है, पुष्कर को कहते हैं। यह है राजस्थान का सबसे बड़ा रंगीन मेला। यहाँ शाम को आरती के समय में क्या होता है? दीपदान किया जाता है और ये कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा, पुष्कर मेले की बात कर रहे हैं जो कि अजमेर के अंदर है। इसे राजस्थान का सबसे बड़ा रंगीन मेला कहते हैं और मेरवाड़ा का कुंभ कहते हैं। मेरवाड़ा किसको कहते हैं? मेरवाड़ा यानी कि ब्यावर अजमेर का जो क्षेत्र है इसको हम लोग कहते हैं मेरवाड़ा। शाम को दीपदान की परंपरा है। अब अगला पूछ रहा है मैं कि इनमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, पहला है बलदेव पशु मेला मेड़ता नागौर के अंदर लगता है। ये तो सही है। बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है? मेड़ता नागौर के अंदर लगता है। ठीक है, सेवड़िया पशु मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है रानीवाड़ा सांचौर जालौर के अंदर। ये भी एकदम स्टेटमेंट सही है। सेवड़िया पशु मेला जो है कहाँ लगता है? तो ये लगता है रानीवाड़ा के अंदर। रानीवाड़ा कहाँ है? तो सर ये है सांचौर जालौर के अंदर। वीर तेजाजी पशु मेला लगता है परबसर के अंदर। वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ लगता है? परबसर में। अगला है रामदेव पशु मेला करौली। ये स्टेटमेंट गलत है। तो फिर ये कहाँ लगता है रामदेव पशु मेला? ये लगता है मानासर नागौर के अंदर। कहाँ लगता है? मानासर नागौर के अंदर लगता है। व्याख्या देख लेते हैं। सेवड़िया पशु मेले की बात कर लेते हैं तो रानीवाड़ा सांचौर जालौर में है। चैत्र शुक्ल 11 से लेकर के पूर्णिमा तक लगता है। वैसे इतना डीप में तो कोई पूछता है नहीं, फिर भी हमारा काम है कि जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है वो सारी कवर कर लें। सेवड़िया पशु मेला
रानीवाड़ा, सांचौर, जालौर में चैत्र शुक्ल 11 से लेकर के पूर्णिमा तक। ठीक है। फिर बलदेव पशु मेला जो कि लगता है मेड़ता नागौर के अंदर चैत्र एकम से लेकर के पूर्णिमा तक। बलदेव पशु मेला मेड़ता नागौर के अंदर लगता है ना। बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है सर? ये लगता है मेड़ता नागौर के अंदर। वीर तेजाजी पशु मेला लगता है परबतसर, डीडवाना, कुचामन में। और ये आमदनी के अनुसार है सबसे बड़ा मेला, या नागौरी बैल जो है उनके लिए ये मेला है प्रसिद्ध। वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर में लगता है, आमदनी के अनुसार सबसे बड़ा है, नागौरी बैलों के लिए प्रसिद्ध है। रामदेव पशु मेला मानासर नागौर में लगता है, ये भी नागौरी बैलों के लिए प्रसिद्ध है ना। रामदेव पशु मेला मानासर नागौर। नेक्स्ट है झालावाड़ जो जिला है, यहाँ पर आयोजित होने वाले मेलों के संदर्भ में हाड़ौती का सुरंगा मेला किसको कहते हैं? तो चंद्रभागा पशु मेला जो है इसको कहते हैं हाड़ौती का सुरंगा मेला। हाड़ौती का सुरंगा मेला किसको कहते हैं? चंद्रभागा पशु मेले को। ठीक है। गोमती सागर पशु मेला कहाँ लगता है? झालरा पाटन, झालावाड़ के अंदर। गोमती सागर पशु मेला कहाँ लगता है? झालरा पाटन, झालावाड़ में। यहाँ पर मालवी नस्ल के जो पशु है इनकी बिक्री की जाती है। मालवी नस्ल के जो पशु होते हैं इनकी बिक्री की जाती है। गोमती सागर पशु मेला झालरा पाटन, झालावाड़ में। फिर चंद्रभागा पशु मेला जो कि है झालरा पाटन, झालावाड़ में। कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला भरता है, इसे हाड़ौती का सुरंगा मेला के नाम से जाना जाता है। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पर है? झालरा पाटन, झालावाड़ में। कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, हाड़ौती का सुरंगा के नाम से इसको जानते हैं। राजस्थान का सर्वाधिक लंबा चलने वाला पशु मेला जो है इसके बारे में हमसे पूछ रहा है। सबसे लंबा तो चलता है गोगामेड़ी का जो पशु मेला है, ये लगता है सबसे लंबा। राजस्थान का सर्वाधिक लंबा चलने वाला अगर कोई पशु मेला तो ये है गोगामेड़ी पशु मेला। गोगामेड़ी हमें पता है कहाँ पर है, तो ये है हनुमानगढ़ में। देख लेते हैं व्याख्या। गोगामेड़ी जो कि हनुमानगढ़ में है, ये राजस्थान का सर्वाधिक लंबा चलने वाला पशु मेला है। ये भरता है श्रावण पूर्णिमा से लेकर के भाद्रपद की पूर्णिमा तक, है ना। श्रावण के बाद में भाद्रपद महीना ही आता है, तो ये श्रावण पूर्णिमा से लेकर के भाद्रपद की पूर्णिमा तक भरता है ना। अन्य मेले जैसे कि जसवंत पशु मेला लगता है भरतपुर के अंदर। जसवंत पशु मेला कहाँ लगता है? तो सर ये लगता है भरतपुर में। महाशिवरात्रि पशु मेला भरता है करौली में। महाशिवरात्रि करौली में। नेक्स्ट देख लेते हैं रेबारी जाति जो है, रेबारी जाति का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, कहाँ आयोजित होता है? तो रेबारी जाति का मेला आयोजित होता है सारणेश्वर सिरोही में, है ना। सारणेश्वर सिरोही जो है यहाँ पर रेबारी जाति का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। देख लेते हैं व्याख्या। सारणेश्वर पशु मेला जो है ये भरता है सिरोही के अंदर। ये रेबारी जाति का है सबसे बड़ा मेला। सारणेश्वर पशु मेला है सिरोही के अंदर और ये रेबारी जाति का सबसे बड़ा। फिर एक खलकानी माता मेला जो कि भावबंदिया गांव लूणियावास जयपुर में गधों का मेला है ना। गर्दभ या गधों का क्या है? मेला है। ठीक है। खलकानी माता गर्दभ मेला पूछ ले या फिर गधों का मेला पूछ ले तो ये भरता है लूणियावास जयपुर के अंदर। बजरंग पशु मेला भरता है भरतपुर के अंदर। बजरंग पशु मेला कहाँ पर भरता है? सर ये भरता है भरतपुर के अंदर, है ना। बजरंग पशु मेला भरतपुर के अंदर भरता है। जबकि अगर बलदेव पशु मेला पूछ ले तो बलदेव पशु मेला हमने पीछे पढ़ा था, ये भरता है मेड़ता नागौर के अंदर, है ना। बलदेव पशु मेला भरता है मेड़ता नागौर में। जबकि आपसे पूछ ले बजरंग पशु मेला तो ये हो जाएगा भरतपुर के अंदर। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे राजस्थान में कई सारे महोत्सव आयोजित किए जाते हैं, इनके बारे में कौन सा कथन गलत है। तो डायरेक्ट व्याख्या ही देख लेते हैं इसमें, तो आंसर तो आपने देख ही लिया। ऊंट महोत्सव भरता है बीकानेर में। ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? बीकानेर में होता है। आजकल तारीखें भी पूछने लग गए, महीने भी पूछने लग गए, तो ये भरता है जनवरी के महीने में। ऊंट महोत्सव भरता है। ऊंट महोत्सव का आयोजन होता है बीकानेर में जनवरी के महीने में। मरु महोत्सव पूछ लेती है जैसलमेर में फरवरी के महीने में। मरु फरु ऐसे याद रख लेंगे, मरु फरु जैसलमेर में। फिर एडवेंचर स्पोर्ट्स ये भी कोटा में भरता है।
हाथी महोत्सव पूछ लेती है पड़ता है जयपुर में। पड़ता कब है? मार्च के महीने में। हाथी महोत्सव मार्च में, हाथी मार्च, ऐसे याद रख लेंगे। हाथियों का मार्च निकाल रहे हैं हम लोग, है ना। फिर थार महोत्सव ये पड़ता है बाड़मेर में, और ये होता है फरवरी मार्च के महीने में। थार फरवरी मार्च के महीने में पड़ता है। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में, ये बढ़ता है मार्च अप्रैल के दौरान, है ना। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर मार्च अप्रैल में। फिर ग्रीष्म और शीतकालीन महोत्सव या शरद महोत्सव जो है कहाँ आयोजित होते हैं? तो सर ये होते हैं माउंट आबू के अंदर, है ना। ग्रीष्म और शीतकालीन या शरद महोत्सव जो है ये माउंट आबू में पड़ते हैं। देख लेते हैं व्याख्या। ग्रीष्म और शीतकालीन दोनों महोत्सव माउंट आबू में बढ़ते हैं। ग्रीष्म महोत्सव तो जून में बढ़ता है, जबकि शरद पूछ लेते ये बढ़ता है दिसंबर में, है ना। शरद महोत्सव या शीतकालीन महोत्सव दिसंबर में बढ़ता है। अगला है मिलान करना है कौन सा सही है ना। तो एडवेंचर महोत्सव पहले देख लेते हैं कि कहाँ पर पड़ता है। तो क्या अलवर में बढ़ता है? तो ये तो गलत है। तो फिर कहाँ पड़ता है? तो एडवेंचर जो मेला है ये बढ़ता है कोटा के अंदर, है ना। एडवेंचर कोटा हो गया। मत्स्य कहाँ पर पड़ता है? सर मत्स्य अलवर में बढ़ता है, मारवाड़ जोधपुर में पड़ता है। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स कोटा में फरवरी के महीने में। मत्स्य महोत्सव की बात करें तो ये अलवर में बढ़ता है अक्टूबर नवंबर के दौरान। मत्स्य महोत्सव अलवर में अक्टूबर नवंबर में। ठीक है। मारवाड़ महोत्सव या मांड महोत्सव जोधपुर में बढ़ता है, और ये बढ़ता है अक्टूबर में। मांड महोत्सव अक्टूबर में बढ़ता है, जोधपुर में अक्टूबर के महीने। अलवर महोत्सव पूछ लेती, अलवर में बढ़ता है, कब बढ़ता है? सर ये बढ़ता है फरवरी को। ठीक है, देख लिया हमने। अलवर महोत्सव अलवर में भरेगा, कहाँ पर पड़ता है? फरवरी में। अगला कह रहा है कि कौन सा महोत्सव फरवरी महीने में आयोजित तो नहीं होता है? ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो शेखावाटी महोत्सव, तो सर शेखावाटी महोत्सव जो फरवरी के महीने में पड़ता है, ये तो हमने ऊपर पढ़ लिया, है ना। शेखावाटी महोत्सव जो है, अच्छा ये पढ़ा नहीं है पर अब पढ़ लेंगे। शेखावाटी महोत्सव जो है ये फरवरी महीने में लगता है। ठीक है। ब्रज महोत्सव है ये भी फरवरी में बढ़ता है। बैलून महोत्सव ये अप्रैल में बढ़ता है, ये गलत है। बैलून अप्रैल में बढ़ता है। मरु महोत्सव जो है ये भी फरवरी के दौरान ही बढ़ता है ना। मरु महोत्सव जो है ये भी फरवरी में बढ़ता है। देख लेते हैं व्याख्या। शेखावाटी महोत्सव ये भी फरवरी में बढ़ता है। चूरू सीकर झुंझुनू जो है यहाँ पर बढ़ता है शेखावाटी महोत्सव। ब्रज महोत्सव की बात करें तो ये भरतपुर में, ये फरवरी और मार्च के दौरान बढ़ता है ना। फरवरी मार्च में बढ़ता है। बैलून या गुब्बारा महोत्सव बाड़मेर में बढ़ता है अप्रैल में। अगला है महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के बारे में सही जानकारी कौन सी है, ये देख रहे हैं। पतंग महोत्सव क्या जयपुर में बढ़ता है 14 जनवरी को? तो ये तो ठीक है। पतंग महोत्सव जो है ये जयपुर का प्रसिद्ध है, 14 जनवरी को मनाया जाता है ना। पतंग महोत्सव जयपुर में 14 जनवरी को, 14 जनवरी को हमें पता है मकर संक्रांति के रूप में हम लोग मनाते हैं ना। ज्वार प्रदर्शनी डीग में आयोजित होती है। ज्वार प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होती है? डीग में। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में, सही है। पतंग महोत्सव जयपुर में 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन। ज्वार प्रदर्शनी डीग में। मीरा महोत्सव चित्तौड़ में। मुमासर उत्सव पूछ ले, ये बढ़ता है बीकानेर में। मुमासर उत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बीकानेर का प्रसिद्ध है। तो हमने जो भी मेले, त्योहार, उत्सव, महोत्सव, पशु मेले, धार्मिक मेले जो भी थे सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं। अब आपका काम ये रहने वाला है कि इन वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और क्या करना है, अच्छे अच्छे कमेंट भी करने हैं ना। अगर कोई वीडियो में सुधार की गुंजाइश हो तो भी हमें आप बताएं, हम पूरा का पूरा प्रयास करेंगे उस वीडियो में, नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें सुधार के लिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।